आज की सबसे बड़ी खबर तो आईएसपीआर का स्टेटमेंट है जो फॉर्मेशन कमांडर्स की तवील मुलाकात के बाद, तवील मीटिंग के बाद जारी किया गया। और पूरा 9 मई के वाक़यात, कौन इसके प्लानर्स थे, कैसे इश्ताल अंगेज़ी की गई, उस सारे इश्यूज़ को कवर करता है और बड़ा कम्प्रीहेंसिवली कवर करता है। एक चीज़ जो इस स्टेटमेंट से, मैं अभी उसकी आपको तफसील भी बताता हूँ, जो बड़ी खुलकर सामने नज़र आती है, वो ये नज़र आती है कि फ़ौज के अंदर बहुत सख्त किस्म की कमिटमेंट और रिज़ॉल्व मौजूद है कि जो 9 मई के वाक़यात के अंदर लोग मुलव्वस थे, खा वो ग्राउंड पे जलाओ घिराव कर रहे थे या उसकी मनसूबाबंदी या इश्ताल अंगेज़ी में मुलव्वस थे, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, खा वो जितना मर्ज़ी ताकतवर हो, सबको कानून के शिकंजे के नीचे लाकर सज़ा का अमल जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा। नरमी की गुंजाइश एटलीस्ट इस बयान से नज़र नहीं आती। और मुमकिन तौर पर बाज़ चीज़ें अगर पढ़ें इसकी स्टेटमेंट, जो ख़ास तौर पर इंग्लिश वाला उसका टेक्स्ट है, तो कुछ इंडिकेशंस ऐसी मिलती हैं कि मुमकिन तौर पर इमरान खान या फ़ौज के कुछ रिटायर्ड लोग जिन्होंने इस इश्ताल अंगेज़ी के माहौल को पैदा किया, लोगों को इश्ताल दिलाया, और फिर 9 मई को जो कुछ हुआ तो उसके नतीजे में उनके ऊपर भी भारी वक्त, मुश्किल वक्त आ सकता है। एटलीस्ट मेरी ये रीडिंग है कि इमरान खान और कुछ रिटायर्ड लोगों के लिए कुछ मुश्किल वक्त आइंदा आने वाले दिनों में आने वाला है। स्टेटमेंट की एटलीस्ट रिफ्लेक्शन, उसकी फील जो है, उसकी स्पिरिट जो है मुख्तलिफ जुमलों की, उसके अंदर से तो एटलीस्ट पढ़ने के बाद यही एहसास होता है। 3-4 कुछ हमने मोटे मोटे उसके जो नुकात निकाले हैं, बड़े सख्त किस्म के बयान हैं, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 9 मई को रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बगावत की गई। इसका अगर मैं इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ूँ, ये बगावत का जहाँ पे वो वजाहत करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना गम गुस्सा भी है, लेकिन उसको किस अंदाज से वो देख रहे हैं। एक तो वो कहते हैं स्पीडी ट्रायल्स करेंगे, लेकिन ये जो रिबेलियन वाला इशू है, ये मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इट हैज़ बीन फर्दर स्ट्रेस्ड दैट वाइल द लीगल ट्रायल्स ऑफ perpetrators and instigators have commenced, it is time that noose of law is also tightened around the planners and masterminds who mounted the hate ripened and politically driven rebellion। ये अगर आप इन जुमलों के तर्जमे आसान लफ्ज़ों में कर लें तो वो सियासी लोग भी जिन्होंने इश्ताल दिलाने में और इस 9 मई के साने को करने के अंदर रोल अदा किया, उन पे भी भारी वक्त है। और वो रिटायर्ड लोग जो इसके ऊपर, कोई सोशल मीडिया पे खेलता रहा है, कोई ये प्रोपेगेंडा करता रहा कि आर्मी चीफ तो जाने वाला है, फ़ौज के अंदर तो लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है, तो बस और 8-10 दिन की बात है, सारा कुछ लपेटा जाएगा और फिर पीटीआई की, इमरान की हुकूमत आने वाली है। ये बाकायदा एक प्रोपेगेंडा था, आर्मी चीफ की अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा था, तो उन सारों के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। शोहदा की यादगारों, जिन्ना हाउस की बेहरमती करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वक्त आ गया है कि 9 मई के मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के ख़िलाफ़ कानून का शिकंजा सख्त किया जाएगा। फ़र्ज़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद आवाम को गुमराह करना है। कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। मुल्क दुश्मन अनासर और इनके हामी प्रोपेगेंडा के ज़रिए इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। ये वो बयान है जो आइंदा आने वाले दिनों में 9 मई के हवाले से जो भी कार्रवाई होगी उसकी बुनियाद बनेगा। और बहुत सारे लोगों के लिए जो इस 9 मई के साने के ज़िम्मेदार हैं, इस यौम स्याह के ज़िम्मेदार हैं, उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। एटलीस्ट जो कमिटमेंट और रिजॉल्व है वो उससे यही चीज़ ज़ाहिर हो रही है। एक और जो बड़ी ख़बर कल लाहौर के अंदर डेवलपमेंट होने जा रही है, और उसकी अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं आपसे शेयर नहीं कर सकूँगा, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहूँगा कि उसकी तरफ भी इशारा करें। बहुत सारी सियासी जमातें आइंदा आने वाले दिनों में शायद मौजूदा अपनी शक्ल व सूरत बरकरार ना रख सकें। ये मेरी एक रीडिंग है कि इतनी तोड़ फोड़ हो रही है। एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अमल है जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। सियासी जमातों के अंदर भी तोड़ फोड़ है, तमाम बड़ी सियासी जमातों के अंदर, लेकिन तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा उसका सामना करेगी। तहरीक इंसाफ 3 या 4 हिस्सों के अंदर बट जाएगी। एक हिस्सा जो मौजूदा तहरीक इंसाफ का है, ये मुमकिन तौर पर हो सकता है कि शाह महमूद या किसी और के नीचे उसकी क़यादत के अंदर आगे जाए, अगर इमरान खान को नाअहली का सामना करना पड़ा, जिसके आज के जो फॉर्मेशन कमांडर्स के बयानात को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मुमकिन तौर पर उनके ऊपर बोझ पड़ सकता है इमरान के ऊपर। अगर ऐसी सूरत हुई तो या शाह महमूद या उनके ही जमात से किसी और शख्स को ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन उसका जो बड़ा हिस्सा है, तहरीक इंसाफ जो मौजूदा थी या है, उसका जो बड़ा हिस्सा है वो जहांगीर तरीन के नीचे एक नई पार्टी के तहत जमा हो जाएगा।
जहांगीर तरीन मुमकिन तौर पर कल लाहौर के अंदर कल शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी सियासी जमात के क़याम का ऐलान करेंगे। जिस सियासी जमात का नाम, जो मुख्तलिफ नाम पहले सामने आए थे, उसके अंदर ये था कि उसके अंदर एक नाम इंसाफ का लफ्ज़ वो शामिल करेंगे, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी, ऐसे नाम सामने आ रहे थे। लेकिन अब हमारी जो ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि उस सियासी जमात का नाम होगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, IPT कर लें इसको, वो PTI थी, IPT बन जाएगी। और इसके अंदर पहले ये था कि हाशिम डोगर का एक ग्रुप अलहदा के तौर पर वो डेमोक्रेट्स का एक ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन अब वो ज़्यादातर लोग जैसे मुराद रास हैं तो वो आज जहांगीर तरीन से मुलाकात कर गए हैं, बाकी लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं। अलीम खान एक और बड़ा नाम है जो जहांगीर तरीन के साथ आज ही रात ये लोग सारे इकट्ठे होंगे और सियासी ओहदा किसके पास कौन सी जिम्मेदारी जाएगी उसके ऊपर भी फैसला होगा। जहांगीर तरीन के पास अभी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, जैसे नवाज शरीफ के ऊपर है, तो वो पार्टी ओहदा ऐसे शख्स के पास हो नहीं सकता। ये अभी तक का कानून और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही है। अगर ऐसी सूरत होती है तो जहांगीर तरीन की शक्ल क्या पार्टी लीडर की होगी, पैटर्न इन चीफ की होगी या कोई और होगी, अलीम खान का क्या रोल होगा, ये चीज़ें शायद आज रात को ये लोग फाइनलाइज़ करेंगे। जैसे ही हमें अपडेट्स मिलेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनसे आपका ताल्लुक, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह बिल डाइट के, वेरी वार्म वेलकम सर। इसके अलावा ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनहाज साहब भी हमारे साथ होंगे, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम में आगे चलता है तो दीगर मेहमान भी हमारे साथ होंगे। खुरम दस्तगीर खान वफाकी वज़ीर तवानाई, वो भी हमारे साथ है। खुरम साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। खुरम साहब, पहले तो जो फॉर्मेशन कमांडर का बयान है उसके ऊपर ही आपसे रद्द-ए-अमल चाहूँगा। बहुत हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट है और कुछ सियासी लोग और कुछ रिटायर्ड लोग, जो बड़े बड़े नाम अभी शायद मंजर पे नहीं है, वो नाम मुझे लगता है अभी मंजर पे आने बाकी हैं। आपकी क्या असेसमेंट है? जी, अब तो आहिस्ता आहिस्ता कौम के सामने और दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, और अगर नहीं हुआ तो अब आंखें खुल जानी चाहिए कि 9 मई को एक बगावत की साजिश थी। चूँकि पाकिस्तान में बगावत के कवानीन में वो इर्तका नहीं हुआ जो होना चाहिए, तो अमेरिका ने अभी जो 6 जनवरी 2021 को उनकी पार्लियामान पर हमला हुआ था, उन हमलों के मास्टरमाइंड स्टीवर्ट रोड्स को 18 साल की कैद उनकी अदालत ने सुनाई है। और उस पर जो इल्ज़ाम लगा है वो अहम है, उसका जो फ्रेज़ है, और वो है सेडिशियस कंस्पिरेसी, बगावत वाली साजिश। तो कुछ ऐसा ही काम यहाँ 9 मई को भी हुआ है। तो लिहाजा हमें सबक सीखना है कि जमहूरी मुल्कों में भी अगर कोई तशद्दुद होता है और वो अगर कहा जाए कि जी सियासी जमातों के कारकुनों ने किया है, तो उसको किसी भी तरह उस तशद्दुद को एहतजाज का नाम देकर आप कालीन के नीचे डाल नहीं सकते, आप उसको माफ़ी नहीं दे सकते। और ये नरमी शायद हुई 2014 में, जब इन्हीं लोगों ने आपको याद होगा पाकिस्तान टेलीविज़न पर डंडे लेकर कब्जा किया था, और इन्हीं लोगों ने सैकड़ों इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की हड्डियां तोड़ी थी, उनको डंडे मारे थे, और ये पार्लियामेंट का जंगला गिराया था। इन्होंने सदर हाउस के गेट पर हमला किया था। उस वक्त यही कहा गया कि जो 2014 के अंदर सियासी एहतजाज है, पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ था उसके मंसूबा साज कौन थे, उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन थे? क्योंकि उस वक्त भी कुछ लोगों का नाम आया था जिनका एजेंसी के साथ ताल्लुक। जी, मास्टरमाइंड उस वक्त की मुक्तदरा थी। इसमें तो कोई हमें अब ये सारे मामला इतने खुल गए हैं कि हमें कौम को खुलकर बताना है कि बोल के मुख्तलिफ औकात में क्या हुआ। अब वो बात है कि चूंकि वहां उस वक्त सजा नहीं मिली या उनके पास पुष्ट पनाही हासिल थी, तो उस पुष्ट पनाही का जो नतीजा है, क्या अगर उस वक्त मुक़तदरा के लोग जो थे वो पार्लिमान और PTV स्टेशन के अंदर हमले के अंदर उनका रोल था या मनसूबा बंदी के अंदर वो शामिल थे? तो मेरा सवाल यह है कि क्या अब जो आर्मी से जुड़ी हुई जो बिल्डिंग्स हैं, हम आते हैं GHQ के ऊपर हमला हो जाना या MM आलम बेस के जहाज लाए जाना, कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस जाना, जना हाउस के अंदर घुस जाना, क्या इसके पीछे रिटायर्ड लोग हैं या सिर्फ सियासी और वो वर्कर्स हैं? जी, इसकी एविडेंस इकट्ठी की जा रही है, और जब वो आर्मी कोर्ट में पेश होगी तो सबके सामने आ जाएगी। क्योंकि आर्मी कोर्ट के बाद एक आर्मी कोर्ट ऑफ अपील्स होता है, वहाँ भी जिनके ऊपर ये केस चलेंगे उनके पास हक हासिल होगा। और अब तो जो है उनके पास हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की एक
वो तो आप आगे तफसील पे चलेंगे, मौजूद है, तो लिहाजा ये तमाम एविडेंस जो है ये सामने आएगी। और अहमद बिलाल साहब जो 2014 एक बात मलिक साहब जरूर कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दे दें जी, कि अहम बात यह है कि तमाम जो केसेस होने हैं, चाहे वो सिविलियन कोर्ट में हैं, चाहे वो आर्मी कोर्ट में है, बहुत संजीदा कोशिश है इंशाअल्लाह कि वो तमाम सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर प्रोसिक्यूशन होंगी, और जिनके ऊपर सबूत नहीं है उनको रिहा कर दिया जाएगा। अहमद बिलाल साहब 2014 में जब पार्लिमान और पीटीवी स्टेशन पे हमला हुआ था तो जनरल ज़हीर का नाम खुल के सामने आया था। ये लोग नाम नहीं लेते क्योंकि कल को इनको मुश्किल पेश आएगी, तो ये अपनी तलक बना के रखते हैं कि तलकदारी खराब ना हो जाए। अभी जो प्रोपेगेंडा था वो चीफ के ऊपर था कि वो तो ये फलाना कोर कमांडर है तो छोड़ ही देगा, हुक्म ही नहीं मानेगा, चीफ की तो अथॉरिटी क्वेश्चन हो गई। और इमरान के ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उसके जख्म खुल गए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर खुलेआम ये दो चीज़ें चल रही थी, और वो व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर भी ये चीज़ें चल रही थी। अब जब ये कहते हैं मनसूबा साज, ये उन्होंने टर्म बाकायदा यूज़ किया अपनी स्टेटमेंट के अंदर, और मास्टर माइंड्स, मेरा दोबारा वही सवाल है कि क्या 2014 के मनसूबा साजों को सज़ा दी थी? नहीं सज़ा दी थी। अब क्या रिटायर्ड लोग अंदर मुलव्वस हैं? क्या कोई सर्विंग मुलव्वस है या नहीं है? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मेरा ये पुख्ता यकीन है कि अगर आप कोई कानून तोड़ने की कार्रवाई होती है और आप उसको पूरे इंसाफ के साथ उस कानून तोड़ने की कार्रवाई के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेते, तो वो बुनियाद बन जाता है किसी और उससे बड़े खिलाफ कानून वाक़े की। अगर 2014 में जो कुछ हुआ था उसमें एक तो एलिमेंट था प्रोटेस्ट का, पीसफुल प्रोटेस्ट, उसको तो एक तरफ रखे, और दूसरी तरफ पुरतशद्दद वारदातें थी जिसमें आपने दुरुस्त कहा कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला था, टेलीविज़न के ऊपर हमला था। अगरचे वो इस लेवल का पुरतशद्दद नहीं था जिस तरह का 9 मई का हुआ, लेकिन उससे मिलता जुलता ही था। फिर उसके बाद एक दूसरा वाक़या भी हुआ था फैज़ाबाद का। इन दोनों के ऊपर हमने कोशिश की कि इससे आंखें बंद कर लें, आंखें चुरा लें, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट तक ने जो रिकमेंडेशन दी थी उस पर भी अमल नहीं हुआ, बल्कि उनको फिर निशाना गैज़ो गज़ब बनाया गया। फ़ायज़ ईसा शौकत सिद्दीकी की जो मुश्किलात हैं उसका सबब ये फैज़ाबाद वाला फैसले थे। तो इसलिए ये आप सिर्फ आइसोलेटेड आज जो बातें हो रही है, यकीनन इसके ऊपर हमारे भी दिल दुखी हैं, और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने भी ये किया है, फ़ौज की इंटेग्रिटी पे हमला, फ़ौज के अमलाक पे हमला, और यूँ फ़ौज को कमज़ोर करने और डिवाइड करने की कोशिश, इस पर तो एक्शन होना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक लिहाज से कंटिन्यूएशन भी है उन पुरतशद्दद वाक़यात की जो माजी में हुई है, तो मेरे ख़्याल में उनके ख़िलाफ़ भी किताबें खुलनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी भी जो लोग मुलव्वस हैं उनके नाम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो, जितना मर्जी कोई ताकतवर और तगड़ा शख्स है उसके अंदर नाम सामने रखे सबूतों समेत, और कौम को बताएं ये लोग थे जिन्होंने GHQ पे हमला किया। GHQ पे हमला छोटी बात नहीं होती सर। सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नुकसानदेह होगी।